दोस्तों, welcome to my YouTube channel. In this video lecture, we are going to study about concept of peace, concept of conflict management and conflict resolution. So first of all, let's know about what the peace means and what's the importance of this. In the words of John Galtung, if we begin with the need to survive, we immediately see that peace is a primary requirement of human condition itself. Means कि अगर ह्यूमन की प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो पीस है फॉर द सर्वाइवल, और ये वेल नोन है कि ह्यूमन बींग्स का कीन इंटरेस्ट रहा है फ्रॉम द एंशियंट टाइम टू टिल नाउ. वेरियस मीन्स उसने जो भी पॉसिबल मीन्स थे उसको पीस को अचीव करने के लिए वो ट्राई किए. एंड पीस हैज़ बीन taught एंड स्टडीज इन मैनी वेज एंड मैनी एस्पेक्ट्स. So let's dwell in this concept and know about the evolution of concept of peace. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासविटियन एरा की बात करें, जब नेपोलियनिक वॉर्स चल रही थी तो क्लासविट ने कहा कि ये एक ऐसा टाइम है जब वॉर इटसेल्फ हैड बीन लेक्चरिंग इन दिस एरा. तो जो भी 15 to 17 सेंचुरी के फिलोसफर्स जैसे जॉन लॉक, सॉक्रेट हुए, इन्होंने बोला कि पीस जो है वो एब्सेंस ऑफ वॉर है. नाउ फर्दर 20th सेंचुरी में क्लासलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया और इसने पीस के एक अलग ही एस्पेक्ट को एनलाइटन किया. 21st सेंचुरी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से चेंज हो गया और नेशन सेंट्रिक से पीपल सेंट्रिक कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी जैसे कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर सामने आए. कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के बारे में बात की बैरी बुजान ने. इन्होंने अपने आर्टिकल लिखे जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी. इन्होंने इसमें सिक्योरिटी के अदर एस्पेक्ट्स की बात की, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताया. ह्यूमन सिक्योरिटी में महबूब उल हक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और साथ ही इसमें रूजवेल्ट ने कहा कि जो सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी है वो फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फेयर की बात की इन्होंने. फ्रीडम फ्रॉम फेयर का मतलब है कि absence of threat and violence and promoting a secure environment, and freedom from want का मतलब है कि access to basic जो necessities हैं such as food, shelter, health care. तो ये concept सामने आया पीस का. Now religious perspective से अगर बात करें तो हिंदुइज्म में इसको मोक्ष पाने के पर्पज से देखा जाता है, और भी अलग अलग रिलीजन में इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है. फर्दर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पीस जो है, पीस वर्ड पैक्स वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है पैक्ट या कंट्रोल या फिर एग्रीमेंट, जिससे किसी भी वॉर को एंड किया जा सके और किसी भी डिस्प्यूट, वॉर या कॉन्फ्लिक्ट को एंड किया जा सके बिटवीन पीपल एंड नेशन. अमेरिकन मिलिट्री हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पीस का मतलब एब्सेंस ऑफ वॉर से है, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि पीस जो है वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ वॉर नहीं है, जबकि जस्टिस, लॉ और ऑर्डर का होना भी प्रेजेंट कंपलसरी है यहाँ पर. दलाई लामा के अकॉर्डिंग जो पीस है उसको अगर हम एब्सेंस ऑफ वॉर के सेंस में अगर देखें तो ये बहुत लिटिल वैल्यू है, बिकॉज पीस जो है तभी लास्ट कर सकता है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए, जहाँ पे पीपल्स को फेड किया जाए और इंडिविजुअल और नेशन फ्री हो. जॉन गॉल्टिंग के अकॉर्डिंग पीस जो है, पीस और वायलेंस जो है वो इंटरलिंक्ड है. इन्होंने पीस के दो काइंड्स बताए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीस, जिसमें इन्होंने बताया पॉजिटिव पीस जो है वो एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है या प्रेजेंस ऑफ सोशल जस्टिस है, और नेगेटिव पीस एब्सेंस ऑफ पर्सनल वायलेंस है या प्रेजेंस ऑफ पीस ऑफ माइंड है. लाओ ज़ू के अकॉर्डिंग, if there is to be peace in the world, there must be peace in the nation. If there is to be peace in the nation, there must be peace in the cities. If there is to be peace in the cities, there must be peace between neighbors. If there is to be peace between neighbors, there must be peace in the home. If there is to be peace in the home, there must be peace in the hearts. So यहाँ पर पीस के अलग अलग टाइप्स हमको देखने को मिले कि वर्ल्ड लेवल पे, नेशन लेवल पे, सिटीज, नेबर्स, होम एंड देन हार्ट. तो फर्दर हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पीस, जिसमें वर्ल्ड काउंसिल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने पीस को सब क्लासिफाइड किया इनटू 9 कैटेगरीज. पहला है इंट्रापर्सनल पीस, जो पीस विद इन द मैन, इंटरपर्सनल पीस बिटवीन द मैन, इंट्रा ग्रुप पीस जिसमें पीस विद इन द ग्रुप्स, एंड इंटर ग्रुप बिटवीन द ग्रुप्स की अगर पीस की बात करें तो इंटर ग्रुप पीस कहलाएगा. इंट्रा रेशियल एंड इंटर रेशियल, अगेन वही, अगर विद इन द रेस हो तो इंट्रा रेशियल एंड बिटवीन द रेस हो तो इंटर रेशियल.
इंटरनेशनल पीस एंड इंटरनेशनल पीस, एंड लास्ट वन इज वर्ल्ड पीस। तो अगर हम स्टेट के या नेशन या कंट्रीज के विद इन पीस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल पीस में आएगा, अगर उनके बीच के पीस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल में। वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड ओवर अगर पीस होता है तो उसको वर्ल्ड पीस कंसिडर करेंगे। नाउ गेट टू द कंक्लूजन दैट वॉर जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक ऐसा लाइफ साइकिल जिसका कभी एंड ही नहीं हो सकता। तो क्लासविट के वर्ड्स में अगर इसे कहें तो पीस सिक्योर करने के लिए हमें वॉर के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बट क्या ये स्टेटमेंट कितना सही है, कितना इसके अगेंस्ट हम इसके कॉन्ट्रडिक्टरी जा सकते हैं, वी विल सी फर्दर। ऑन गोइंग ब्लडी वॉर्स जो है मिडिल ईस्ट या फिर यूरोप में, रशिया, यूक्रेन, इसराइल, हमास, वो जो भी पीस एक्सपर्ट्स हैं उनको मजबूर कर रहे हैं टू लेट देम थिंक ट्वाइस। जैसा कि हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इनएविटेबल है, इसके बिना तो ह्यूमन बीइंग्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसकी इनएविटेबिलिटी को रिमूव किया जाए, इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को बाउंड करें, उनके जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हों उनको मिटिगेट करें। तो इसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए। इसको कम्प्लीटली रिजॉल्व कर पाना तो मुश्किल है, तो रिड्यूस, डाउनग्रेड और कंटेन तो किया जा सकता है इसको। तो इसके लिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। पहला है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऐसी स्ट्रेटजीज ऑफर करता है जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट मीन्स रिड्यूस कर सकते हैं। तो वेरियस टेक्निक्स एम्प्लॉयड है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एफर्ट में। पहला ये है कि कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को साथ में लेके आना और फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो थर्ड पार्टी है या फिर गवर्नमेंट, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, ये क्या करेंगे कि जो भी इनके डिसीजन है वो इम्पोज या इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि उस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे, न्यू इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल इलेक्शन, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद फिर जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनको कंपेल किया जाएगा कि वो इन स्टेप्स को एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो थर्ड पार्टी है, अगर वो पहले ही अगर कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज मान जाती हैं, उन स्टेप को एग्री कर लेती हैं, एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हो जाती हैं, तो फिर देन ओके। और अगर नहीं करती हैं तो थर्ड पार्टी फोर्स का यूज कर सकती है यहाँ पर उनको टू इंस्टिल फेयर। नाउ लेट्स नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड्स वो हैं जिनसे हम एग्रीमेंट या सॉल्यूशन अचीव करेंगे टू द प्रॉब्लम जो क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। तो मेथड्स और प्रोसेस, इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे मेथड और ऐसे प्रोसेस इन्वॉल्व है जो पीसफुल एंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में। वैरायटी ऑफ अप्रोचेस इसके लिए भी थे, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं वो एक दूसरे के इंटरेस्ट, नीड्स और पर्सपेक्टिव को रिकॉग्नाइज करें। और नेक्स्ट ये कि अब जब रिकॉग्निशन हो गया है तो जो भी कॉज है कॉन्फ्लिक्ट का उसको आइडेंटिफाई किया जाए एंड देन उसको एड्रेस किया जाए, और एड्रेस भी ऐसे सॉल्यूशंस उसके निकाले जाएं जो म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, नहीं तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो टेक्निक्स और मेथड्स क्या हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की, लेट्स नो अबाउट इट। अर्लियर वॉर को ही एज अ मीन्स देखा जाता था टू अचीव इट्स गोल एंड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट या वॉर रिजॉल्व करने के लिए भी वॉर का यूज़ किया जाता था। आज के टाइम में बहुत सारे अदर मीन्स हैं, पैसिफिक एंड कोहर्सिव मीन्स हैं टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें से पहला है आर्बिट्रेशन, जिसमें कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज चूज करती हैं सर्टेन पर्सन को या उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, और जो भी डिसीजन होता है उसको अवार्ड कहते हैं और वो बाइंडिंग होता है अपॉन द पार्टीज। एग्जाम्पल कच्छ आर्बिट्रेशन अवार्ड 1968 में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है नेगोशिएशन। जैसा कि पंडित नेहरू जी का कहना था कि हर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट का एंड तो नेगोशिएशन ही होता है, तो क्यों ना हम नेगोशिएशन से ही स्टार्ट करें, क्यों उसको एंड में। कौटिल्य का भी जो मानना था 4 उपाय में से इनका पहला उपाय शाम ही था कि बातचीत करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर लेते। नेक्स्ट जुडिशियल सेटलमेंट है, जिसमें प्रेजेंट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई कर रखी है, और इसमें हम जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करते हैं, और जो भी इसका डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है अपॉन दी पार्टीज। कुलभूषण जाधव केस 2017 का बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इसका एग्जाम्पल हो सकता है। गुड ऑफिसेस, जिसमें पार्टीज अगर अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं कर पाती, देन थर्ड पार्टी चाहे स्टेट हो, इंडिविजुअल हो या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगी जहाँ पे वो अपनी
बातचीत कर सकते हैं, अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड जो थर्ड पार्टी होगी वो सजेशंस तो दे सकती है बट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी उनकी टॉक्स में। जैसे यूएनएससी ने गुड ऑफिसेस प्रोवाइड किया था इंडोनेशिया और नेदरलैंड के बीच में जब डिस्प्यूट हुआ था 1947 में। मेडिएशन, इसमें थर्ड पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है जो भी टॉक्स होते हैं उसमें, और सजेशंस भी वहाँ पे प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल में रशिया के प्रेसिडेंट ने मेडिएट किया था इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट में, और जिसका रिजल्ट था कि 1966 का ताशकंद एग्रीमेंट। कंसिलिएशन, जिसमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा इंक्वायरी की जाती है और कुछ रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, बट वो रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती है अपॉन दी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज। इंक्वायरी, जिसमें ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता बट इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इन्वेस्टिगेट करना और जो भी फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट है उसको स्टैब्लिश करना। फॉर एग्जांपल, अगर बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उसमें इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट की जाती है। नेक्स्ट वन इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर ऑस्पिसीज ऑफ यूएनओ। इसमें यूएन चार्टर में लिखा हुआ है कि जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो अपने डिस्प्यूट्स पीसफुल मीन्स के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसमें रिकमेंडेशंस दे सकती है। अगर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पे बात आती है तो यूएनएससी एक्शन ले सकती है वहाँ पे। कोर्सिव मीन्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स भी होते हैं, जैसे रिटॉर्शन, रिप्रेजल, एम्बार्गो, पैसिफिक ब्लॉकेट्स। तो रिटॉर्शन का मतलब, अगर रिटॉर्शन में जो भी स्टेट होते हैं वो अफेक्टेड स्टेट वो ऐसे मेजर्स लेंगे जो इंटरनेशनल लॉ ने परमिट किया होगा, जैसे डिप्लोमेटिक टाइज ब्रेक ऑफ कर लेना, इकोनॉमिक टाइज ब्रेक ऑफ कर लेना। रिप्रेजल में क्या होता है, ऐसे मेजर्स लेगा अफेक्टेड स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ के बियॉन्ड होंगे। फॉर एग्जांपल, जो भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी इंडिया ने ऑपरेशन बंदर 26/5/2019 में ट्रेनिंग कैंप में इन पाकिस्तान, वो इन रिटेलिएशन ऑफ पुलवामा अटैक, ये रिप्रेजल में आएगा। एम्बार्गो, जिसमें शिप्स के ट्रांसपोर्ट का ऑब्स्ट्रक्शन कर देना। जब एब्रोगेशन हुआ 370 और 35A आर्टिकल का तो पाकिस्तान ने एम्बार्गो कर दिया ऑन ट्रेड विद इंडिया। अगला है पैसिफिक ब्लॉकेट, जो पीस टाइम में इंग्रेस और एग्रेस जो भी स्टेट है उसके कुछ पार्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही बंद हो जाए शिप्स का। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए ने ब्लॉकेट जो किया था क्यूबा का 1962 में। नेक्स्ट वन इज इंटरवेंशन। कुछ इंटरवेंशन यूएन परमिट करता है ऑन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंडिया ने इंटरवीन किया था जो बांग्लादेश में, जिसका रिजल्ट था लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971 में। रिसेंट डेवलपमेंट्स इस फील्ड में कुछ हुए हैं, जैसे ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसकी वजह से टाइम सेव हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हुई, रिमोट एरियाज में जो है रिमोटेस्ट पर्सन भी इसको अवेल कर सकते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इसमें जो भी कोर्ट्स के ऊपर 3.5 करोड़ पेंडिंग केसेस का बर्डन था वो रिड्यूस होगा। रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने इसका यूज भी किया फर्स्ट ई लोक अदालत का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।